हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक आपको सूचना मिल गई होगी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बहुप्रतीक्षित 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। हर कैटेगरी के वाइज जो कटअप गया है वो भी आपको पता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो कटअप है वह कटअप हाई कटअप गया है। उसको हम हाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बार के कटअप को यदि आप प्रतिशत में व्यक्त करें तो वह होता है 60.67%। तो किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 60% कटअप होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, वो भी तब जब हमारे पास में नेगेटिव एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन हो। खैर, जिन बच्चों ने बहुत गंभीरता से मेहनत किया, अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छे से तैयारी किया, उनका परिणाम हुआ है। और जिनसे थोड़ी बहुत चूक हो गई है वो भी हताश ना हो, वो भी 69वीं के लिए अच्छे से तैयारी करे। वो तैयारी कैसे करे उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यह वीडियो पूर्ण रूप से 68वीं मुख्य परीक्षा पर ही केंद्रित है कि जो बच्चे 68वीं प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किए हैं तो वो आगे मेंस के लिए क्या करें। सबसे अहम बात यह है कि मेरे पास में क्या है, आप देखेंगे कि 27 मार्च यानी आज के डेट में मेरे पास में रिजल्ट आया है। 27 मार्च 2023 को पीटी का रिजल्ट आया है। बच्चे आज नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी जिनका रिजल्ट हुआ है वो इस उधेड़-बुन में होंगे कि हमको किस स्टडी से पढ़ाई करना है। तो हम यह कहते हैं कि आपकी स्टडी थोरोली क्या 28 मार्च से लेकर के लगभग ये 30 अप्रैल तक आपकी थोरोली स्टडी होगी। थोरोली स्टडी का मतलब यह हुआ कि इस 28 मार्च और 30 अप्रैल के बीच में यानी हमारे पास में, आप लोगों के पास में केवल और केवल 33 दिन ही है। इस 33 दिन में ही आपको अपने मुख्य परीक्षा के जो 5 पेपर होते हैं उन 5 पेपर को तैयार करना है। आप बोलेंगे कि 30 अप्रैल के बाद भी तो मेरे पास में 11 दिन बचते हैं जो 12 मई को पेपर है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको अपने शेड्यूल को हेक्टिक करने की ज़रूरत केवल 28 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक ही है। बाकी का जो 1 मई से लेकर के 11 मई तक का जो डेट होगा, इसमें आप किसी भी प्रकार के इन्वॉल्वमेंट से बचेंगे, चाहे वह टेस्ट सीरीज हो, चाहे वह सेल्फ का क्या हो, सेल्फ स्टडी हो। आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी भी नहीं करेंगे, बल्कि यह जो 11-12 दिन का समय बचता है आपके पास में, ये आपका टोटल मेंस रिवीजन का समय होगा। यहाँ ध्यान रखेंगे, मैंने कहा मेंस रिवीजन का। मेंस रिवीजन क्या, देखो हम यह मान के चलते हैं कि जो भी बच्चे पीटी क्वालिफाई किए हैं उनके पास में एक मेंस का स्तर तो पता होगा कि मेंस में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने हैं, राइट। शुरुआत उनको नहीं करनी है। हाँ, जो बच्चे पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और जिनको नहीं पता है कि मेंस का सिलेबस क्या है तो उनके लिए थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है। तो वो अब इतने कम समय में तो बहुत संभावना कम है कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, लेकिन जितना भी आपसे हो पाएगा आप 110% उसमें अपना उपयोग और अपना सहयोग देंगे मेंस लिखने में, या अपना 110% अपनी शक्ति का प्रयोग करके मेंस में आप लगेंगे। लेकिन क्या है कि हमारे पास में इस 33 दिनों में क्या है कि हमको 5 पेपर तैयार करने हैं और बाकी के हमको 12 दिनों में हमको मेंस का रिवीजन करना है। यह मेंस रिवीजन होता क्या है कि देखो कि हमने जो टेस्ट दी, अब जो मेरे पास में 5 पेपर हैं, इन 5 पेपर को हमको क्या करना है, रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे। जैसे मेरे पास जो 5 पेपर होते हैं उसके बाद हम इस पेपर को डिस्कस करने के बाद हम मेंस रिवीजन वाले सेक्शन में आएंगे। जो 5 पेपर होते हैं वो हिंदी क्वालिफाई है तो इसमें बच्चों को टेंशन नहीं होता है, जनरली बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। अब क्या है कि मेरे पास में एक नया सिनारियो जुड़ा है 68वीं मेंस में कि आपको जो ऑप्शनल पेपर होगा वो ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग होगा और क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। ऐसा पहली बार है कि बीपीएससी ने अपने ऑप्शनल पेपर को ऑब्जेक्टिव के रूप में लिया है। अब यहाँ ध्यान देखें कि जिन बच्चों ने ऑप्शनल पेपर को बहुत अच्छे से तैयार किया है उनके लिए तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस ऑप्शनल पेपर को हल्के में नहीं लेंगे। इसके लिए करना क्या है कि आपने जो भी, जब आपका मेंस का फॉर्म फिलअप होगा, जो भी आप ऑप्शनल पेपर रखेंगे उसके लिए क्या कीजिएगा, जो यूजीसी या नेट का प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसी प्रीवियस ईयर पेपर को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शनल पेपर आपका है भी 68वीं मेंस में, और आपने जो ऑप्शनल पेपर पुट किया है 68वीं मेंस में, तो उसके लिए यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उनको आपको बहुत बार रिवीजन करना होगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा, तब जा करके आपको एक लिखित से लेकर के ऑब्जेक्टिव में आप
का माइंड कन्वर्ट हो पाएगा। इसका दूसरा कोई तरीका नहीं कि शॉर्टकट में हम उसको निकल जाए, क्योंकि जब हम थोड़ली किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आउटपुट होता है वो हमको ये यूजीसी नेट के PYQ से मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपको किसी भी अच्छे प्रकाशन का जा करके मार्केट से आप इसको ले सकते हैं, है ना। बहुत सारे प्रकाशन का यूजीसी का पेपर है, आप उसको लेके सॉल्व करो। सबसे चैलेंजिंग पेपर इस बार का क्या है कि एसए 300 नंबर का है भाई। यहाँ ध्यान रखो कि GS 1-2 को तो हर बच्चा पता है कि सिलेबस क्या होता है, लेकिन एसए में आपको कहाँ से ट्विस्ट करेगा ये BPSC पहली बार आपको अभी 12 मई को पता चलेगा कि जब आपका मेंस स्टार्ट होगा तब। एसए के लिए क्या करना है, देखो इतने शॉर्ट टर्म में एसए को तैयार करना सेल्फ स्टडी करके या फिर किसी भी बुक को पढ़ करके लगभग असंभव है। असंभव हम इसलिए कहते हैं कि देखो एसए जो होता है वो हमारे अंदर की अभिव्यक्ति को लेखनी के माध्यम से व्यक्त करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। अब जरा सोचो कि एसए लिखने के लिए बच्चों को या टीचर्स को या जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको भी बहुत लंबा समय लगता है, तो हम 30 दिन में कैसे ऐसे तैयार कर पाएंगे, ये बहुत एक चैलेंजिंग विषय है। लेकिन देखो हम क्या है कि एकेडमिक को नहीं बल्कि हम कंपटीशन एग्जाम कैसे लिख रहे हैं, तो उस एसए में हमको जीएस का थोड़ा बहुत उसमें टच होना बहुत जरूरी है। खास करके जब आप यूपीएससी का ऐसे लिखेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत जीएस का टच होता है। तो अब सबसे अच्छी बात क्या है कि एसए के जो 3 सेक्शंस होते हैं उन 3 सेक्शन में जो पहला सेक्शन है वो जो थर्ड सेक्शन है वो आपका बिहार रिलेटेड है, और सेकेंड सेक्शन जो है वो तो यूनिवर्सल है, उसमें कोई भी बच्चे लिख सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड सेक्शन हमारे पास में है ये बिहार रिलेटेड है। तो आपको क्या है कि बिहार की समस्या, बिहार के जो लोकोक्तियाँ होती है, जो कहानियाँ हैं, आपको उस बिहार को जानना होगा, बिहार के परिवेश को जानना होगा। तो इतने कम समय में कैसे जानेंगे, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे। सिलेक्टिव टॉपिक मतलब जैसे कि इकोनॉमी का हमने पढ़ लिया, सोशल का पढ़ लिया, वीमेन का पढ़ लिया, बाल विकास का पढ़ लिया, कुछ चैप्टर्स होते हैं इकोनॉमिक सर्वे का। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो कुछ आपको उसमें कंटेंट मिलेगा, भाषा शैली मिलेगी। और उसके लिए क्या करेंगे, मार्केट में कोई भी जो रेफरेंस बुक होगा एसए का, बहुत सारे प्रकाशन ने प्रकाशित कर दिया है अपने एसए के पेपर को, तो जो भी आपको ठीक लगे मार्केट में आप जाएं, एसए की किताब को आप ले, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एसए को कैसे लिखना है। लेकिन ध्यान रहे कि यह एसए का ओवरव्यू आपको केवल यूनिवर्सल सेक्शन यानी एसए के पेपर सेकंड में ही काम देगा। फर्स्ट और थर्ड के लिए आपका जो माइंड का IQ होगा उसी पे आप काम कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना डीप स्टडी किया है, उसी पर निर्भर करेगा। इसके लिए देखो कि एसए के लिए बाकी जो यूनिवर्सल टॉपिक होते हैं या जो अन्य टॉपिक होंगे बिहार का, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप द हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या जनसत्ता पढ़ते हैं या दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते हैं, जो भी पेपर, जिस भी पेपर में आप कंफर्टेबल फील करते हो उसका संपादकीय आप जरूर पढ़ें। समाचार को नहीं पढ़ना है, जो संपादकीय होता है उस संपादकीय को पढ़िए, उसकी भाषा शैली को आप देखें, ठीक है। दूसरा टर्म क्या करना है कि जो कुरुक्षेत्रा मैगजीन आती है, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो कुरुक्षेत्रा मैगजीन के जो सिलेक्टिव टॉपिक हैं वीमेन पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, तो उस टॉपिक को क्या करेंगे, कुरुक्षेत्रा मैगजीन से पढ़ेंगे और बहुत डीप जाके पढ़ाई करेंगे। इसके लिए क्या करना है कि आप किसी भी किताब के दुकान पर जाएं तो जो पिछले 5-7 महीनों का कुरुक्षेत्रा है, करंट का नहीं, 5-7 महीनों का प्रीवियस मंथ का जो कुरुक्षेत्रा है, उस मैगजीन को आप लें और उसमें सिलेक्टिव टॉपिक को आप पढ़ें। इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं तो इसको हम लोग एक अलग वीडियो में आपको बता देंगे, है ना। तो ये आपको 3-4 काम करने हैं एसए के लिए। पहला क्या करना है, न्यूज़पेपर का संपादकीय पढ़ना है, कुरुक्षेत्रा मैगजीन पढ़ना है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है, रेफरेंस बुक को पढ़ना है। अब यहाँ देखो ये 300 नंबर में अगर आपको लगभग 140-50 नंबर भी आ जाता है एसए में, तो मानो कि आपकी एसए की तैयारी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एसए की जो कॉपी होती है, जो कॉपी चेक करते हैं ना, अब देखो एसए का है कि हम अपनी भाषा में लिखेंगे, वो मेरा थॉट होगा, मेरा एक्सप्रेशन होगा, सामने वाला जो मेरा कॉपी चेक कर रहा है हो सकता है कि उनकी तारतम्यता हमारे अभिव्यक्ति से ना मिल रहा, तो हमको नंबर कम देंगे। तो एसए में कोई भी व्यक्ति या कोई भी शिक्षक या कोई भी बड़ा इससे लेखक यह नहीं तय कर पाएगा, यह नहीं कर सकता कि हमने जो इसे लिखा वो परफेक्ट है। तो बस आप एक कोशिश कर सकते हैं, कोशिश जरूर कीजिए, ठीक। GS 1 GS 2 के लिए क्या है कि अब क्या है, पहले सरस्वती मेंस में आपको सिलेक्टिव टॉपिक था कि आपको कल्चर का हो गया या रिवॉल्यूशन हो गया या रेवेलियन हो गया, क्या है कि आपको अगर एक बार रिपीट कर दिया तो अगले साल नहीं पूछेगा वो।
नया रिवेलिन हमसे पूछेगा, नया स्ट्रगल फ्रीडम के कुछ नया टॉपिक्स पूछेंगे। अब बीपीएससी ने क्या किया है कि अब आपको देखेंगे कि 1 क्वेश्चंस में आपको 5 सब क्वेश्चंस होंगे, है ना, ABCDEF करके। तो अब क्या है कि आपको GS1 के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, GS2 के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि मैं काम करता हूं GS पे, तो GS1 और GS2 के यदि कंप्लीट सिलेबस को आप कवर अप करेंगे ना, तो आपको इसमें कम से कम 90+ टॉपिक को पढ़ना होगा। समझिए ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। यदि GS1 GS2 को आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो 90+ टॉपिक को आपको कवर अप करना है। ये टॉपिक कहाँ है, तो आप बिहार नमन के वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके आंसर राइटिंग प्रोग्राम का जो शेड्यूल है उसको आप उसी में वो टॉपिक इंक्लूड मिलेगा आपको। घबराने की बात नहीं है। बिहार GS1 GS2 के लिए अब क्या करना है कि जो भी टॉपिक है आप उसको टॉपिक को एलिमिनेट करें कि मेरा कौन सा टॉपिक तैयार है या किस टॉपिक में मुझे काम करना है, तो अपने हिसाब से आप उस पर वर्क कर ले थोड़ा, और बेहतर आप कर पाइएगा। इतना करने के बाद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह होगा कि आप सारे टॉपिक को सेक्शन वाइज तैयार करें, सारे टॉपिक को आप गंभीरता पूर्वक तैयार करें, और उसके साथ साथ में आपके पास तो समय ज़्यादा है नहीं, केवल 33 दिनों का समय ही मात्र बचा हुआ सेल्फ स्टडी को छोड़ करके। तो उन 33 या 35 दिनों में आपको क्या करना है, सारे टॉपिक को भी रिकवर करना है, रिकॉल करना है, रिवीजन करना है। और इसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टेस्ट सीरीज को देना। यहाँ ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे मेंस पीटी क्वालिफाई किए हैं और जिनको मेंस देना है और क्वालिफाई करना है बच्चे, तो केवल स्टडी करके आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, केवल सेल्फ स्टडी करके आप मेंस को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने ज्ञान को कॉपी पर ना उकेरें। यानी आपको एक टेस्ट सीरीज देना होगा और आपको स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज देना होगा। स्टैंडर्ड का मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति और क्वेश्चन का प्रकृति जो भाषा हो वो इतना बढ़िया हो कि आपको सोचने पर मजबूर कर दे। एक सिंपल क्वेश्चन तो होता है ना कि 5 सत्याग्रह के परिणाम लिखो या विश्लेषण विशेषता का विश्लेषण करो, वो सिंपल सा प्रश्न हो गया। लेकिन यदि उसी को एक लिटरेचर के फॉर्म में ट्विस्ट कर दे तो बच्चे उसमें घूम जाएंगे। तो आपको किसी भी टॉपिक को इस 68वीं के लिए ट्विस्टिंग के लिए तैयार रह करके आपको बहुत डीपली जाकर के तैयार करना है। तो वो आपको तभी ये हो पाएगा जब आप किसी अच्छे संस्थान में अच्छे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, है ना। अभी क्या है कि जैसे रिजल्ट आया था, बहुत सारे कोचिंग वालों ने, बहुत सारे टीचर्स ने टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया है। तो आप बच्चों को जो भी बेहतर लगे, जहाँ पे आपको गाइडेंस अच्छा लगता है कि हाँ वहाँ का टेस्ट बढ़िया, तो आप किसी को ज्वाइन कर लें, किसी को ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। सुन करके आपको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन यही सत्य है बाबू। दूसरा बात क्या है कि आपके कॉपी का इवैल्यूएशन। देखो, टेस्ट सीरीज करवाना कोई बड़ा इशू नहीं है, टेस्ट सीरीज करवाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अभी क्या है कि आजकल टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है। PDF में भेजो, आपको टिक लगा के भेज देता है, बोल देता है अच्छा प्रयास है, लिखते रहिए। व्हाट डज इट मीन कि अच्छा प्रयास है? भाई आप कॉपी को जब तक एक एक शब्द का इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, कॉपी के जब एक एक वाक्य का अगले वाक्य से कंजंक्शन नहीं जोड़ेंगे, समावेश नहीं होगा कॉपी का, पैराग्राफ में डिफरेंसेस आप नहीं तय कर पाएंगे, कितना मेरे पास में 2 लाइन के बीच में गैप होना चाहिए ये आपको नहीं पता होगा, कहाँ हमको डायग्राम यूज करना है, कहाँ फ्रेमिंग यूज करना है, ये आपको नहीं पता होगा, तो आपके आंसर की खूबसूरती बेहतर नहीं होगी, आपको नंबर कम मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि टेस्ट सीरीज वहीं करें जहाँ पे आपके कॉपी का बहुत डीपली इवैल्यूएशन हो, एक एक लाइन पे इवैल्यूएशन हो, और सबसे बड़ी बात कि आपको वो फीडबैक मिले, यानी जो आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन हुआ है उसमें किस किस प्रकार की कमियां हैं, उन कमी को बताए, उन कमी को क्या करे, बताए, और आपको एक सब्सिडरी में आपको वह क्या दे, कंटेंट दे, ताकि वह क्या करे, आप कंटेंट को उसमें अच्छे से इंक्लूड कर ले। इसके लिए क्या है कि आप किसी भी संस्थान को सर्च करें। देखो, आज समय आपके पास में है, कल से पढ़ाई करना, तो आज समय है कि आप ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, पूरा जहां आप रहते हो, दिल्ली रहते हो, पटना रहते हो या कहीं बाहर में रहते हो, तो आप सर्च करो, घर से बाहर निकलो, वहां जाओ कि वहां देखो किसी संस्थान में या किसी मॉडरेटर को कि आपको वो हेल्प कर सकता है टेस्ट में, नहीं कर सकता है, तो आप उसको क्या करो, आप उसको वहां से उसको जोड़ो, अपने आप को जुड़ाव महसूस करो उस संस्थान से, उस मॉडरेटर से, और अपने मेंस की तैयारी करो। यहाँ ध्यान रखेंगे साथियों कि 68वीं BPSC मेंस की परीक्षा के लिए आपके पास समय कम है, बहुत कम समय है, और आपको तैयार 5 विषय को करना है, और कोई भी विषय अपने आप में हल्का नहीं है। तो इसके लिए बाबू क्या कर रहे हैं कि आप अपने स्तर से तैयार रहें। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि अभी हम अपने संस्थान के विषय में नहीं बता रहे हैं कि हम क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवाएंगे,
वो बाद की बात है कि बस हमको आपको एक गाइड देना था कि हमको आपको क्या करवाना है, आपको क्या करना चाहिए। तो आप इसको क्या करें, आप इस चीज़ को अच्छे से जो हमने अभी बताया है, समझाया है, यदि आप इस गंभीर विद्यार्थी हैं और होना भी चाहिए तो आप गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को समझें, उसको देखें और उसको एग्जीक्यूट करें। इस शंका को आप मन से हटा दें कि अब हमारा 12 मई को जो मेंस होगा वो मेंस बढ़ेगा। बहुत सारे यूट्यूब वाले या बहुत सारे टीचर आपको यह कहते होंगे या बच्चे मनाते होंगे भगवान से कि हे प्रभु कहीं डेट बढ़ जाए। डेट नहीं बढ़ेगा बाबू। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि बीपीएससी ने पहली बार अनुच्छेद 320 और 321 से पावर लेकर के अपना एग्जीक्यूशन किया है कार्य का। अनुच्छेद 320-21 क्या कहता है? अनुच्छेद 320 क्या कहता है कि बीपीएससी की कोई भी कार्य प्रणाली होगी उसके लिए वो स्वतंत्र है अपने कार्य को क्या करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए बीपीएससी जो कैलेंडर जारी कर दिया तो आपको मान के चलना है कि वो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है, वो समय पर ले लेगा। अनुच्छेद 321 क्या कहता है कि यदि बीपीएससी चाहे तो इस कैलेंडर में हेर फेर भी कर सकता है, आगे पीछे भी उसका कार्य को एक्सपेंशन भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है आयोग पे। लेकिन आयोग इतना मान के चलो बच्चे कि आयोग आपके भला के लिए ही कर रहा है, आपका समय बचाना चाह रहा है आयोग। आने वाले समय में अब यह जो परीक्षा का टर्म है वो और कम होगा, यानी जो पहले परीक्षा का अंतिम परिणाम साल सवा साल में आता था ना, अब परिणाम हो सकता है आपको 7-8 महीने में ही पूरा पीटी से लेकर फाइनल तक का परिणाम मिल पाए। तो आप अपने आप को मेंटली तैयार करें और बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे बच्चों को जो भी मेंस पेपर दे रहे हैं इस बार। अपनी तैयारियों को आप अच्छे से तैयार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।